रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन के सीरीज में आज हम ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन के अलग अलग फीचर्स और टूल्स को यहाँ पर हम समझेंगे और अलग अलग तरीके का क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं इनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज हमारे सोशल साइंसेस के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम जानेंगे और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का क्या क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये जो क्लास है ये एक इन डिटेल क्लास होने वाली है, जहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड शुरुआत से आखिर तक जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सारे चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका रिसर्च पेपर है और वहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप पढ़ रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। ये क्लास से आप लोगों को एक डिटेल एनालिसिस मिलने वाली है ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, अमूमन हम हमारे डे टू डे लाइफ में लोगों को हम एनालाइज करते हैं। हम हमारे क्लासरूम में हो या फिर हम हमारे वर्क प्लेस पे हो, हर जगह पर हम लोगों को देखते हैं। लोगों का देखना, लोगों को समझना ये एक अलग बात है, और जब हम रिसर्च में ऑब्जर्वेशन करते हैं ये थोड़ा दूसरे तरीके का चीज़ है। हम नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में लोगों को देखते हैं, वो हमारे रिसर्च के ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा अलग है। जब हम किसी भी इंसान को या फिर किसी भी ग्रुप को सिस्टेमेटिकली पर्पसफुल तरीके से एनालाइज करते हैं तब उसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। और रिसर्च में ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा यूजफुल है। खास करके हम जब सोशल साइंसेस में ह्यूमंस को एनालाइज करते हैं तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को उनके नेचुरल सेटिंग में स्टडी करते हैं। नेचुरल सेटिंग यानी कि लोग जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, वहां पर जाकर जब हम उनको एनालाइज करते हैं, उनके घर में, उनके खुद के एनवायरनमेंट में जब हम उनको एनालाइज करते हैं तब इसको हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहते हैं। ऑब्जर्वेशन टेक्निक के द्वारा कोई भी एक रिसर्चर खुद जाकर डाटा कलेक्ट करता है और वहां पर मीनिंगफुल इंटरफेरेंस दिखाता है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है रिसर्चर। ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कितना कैपेबल है, वो क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर सकता है, उसका कितना एक्सपर्टाइज है इस ऑब्जर्वेशन में, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है रिसर्चर। रिसर्चर खुद कितने क्या क्या चीजें यूज करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे सोशल साइंसेस में ऑब्जर्वेशन टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और ये बहुत ज्यादा खास करके सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में ऑब्जर्वेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन का क्या क्या फीचर्स हैं। ऑब्जर्वेशन में हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन हमारा नॉर्मली दो तरीके का होता है, एक होता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दूसरा है सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यानी कि जब रिसर्चर खुद जाकर डायरेक्टली लोगों से उनके नेचुरल सेटिंग में उनको स्टडी करता है, वो डायरेक्टली जब कोई डाटा कलेक्ट करता है वो हमारा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा। वो खुद जाकर लोगों के बीच में जाकर उनसे डाटा कलेक्ट करता है। यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके का ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो यहाँ पर हम नेचुरल सेटिंग में जाकर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कोई भी एक ग्रुप, अगर ट्राइब है, उनको अगर हमें पढ़ना है तो हम सिर्फ ऐसे ही अपने घर में बैठ के उनके बारे में इंटरफेरेंस नहीं बना लेंगे। हम उनको जाकर उनके नेचुरल सेटिंग में जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर रियल लाइफ एनवायरनमेंट में सब्जेक्ट को जाकर स्टडी किया जाता है। यहाँ पर नेचुरल सेटिंग में जाकर लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है ये बाकी सारे टेक्निक से अलग है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, ये लेस स्ट्रक्चर्ड। पहले से रिसर्चर कुछ चीजें, कुछ काम करके रखता है, लेकिन वहां पर जाकर कोई भी अपने तौर तरीके यूज नहीं करता है। इतना ज्यादा
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जाकर लोगों को उनके सेटिंग के हिसाब से उनको एनालाइज करना होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेस स्ट्रक्चर्ड एक टेक्निक हम यहाँ पर देखते हैं, ऑब्जर्वेशन का टेक्निक। यहाँ पर हम क्वालिटेटिव फोकस के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को जज करते हैं। लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनका नेचुरल सेटिंग में क्या क्या घटनाएं घट रही है, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। जैसे हमने सेंसस और सर्वे में देखा है, वहाँ पर हम ज़्यादातर फोकस क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में हम क्वालिटेटिव फोकस करते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वहाँ पर क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें घटनाएं घट रही है, वो सारे क्वालिटेटिव डाटा को हम यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं टूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन तो हम समझ गए हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स हम यूज करते हैं। जो रिसर्चर होता है वो अलग अलग तरीके का टूल्स ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी रिसर्च हो, हर रिसर्च में हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है, यानी कि कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसकी मदद से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो टूल्स है वो है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एक प्री प्रिपेयर्ड एक लिस्ट है, यानी कि हम पहले से ही हमारे यहाँ पर कुछ लिस्ट आउट कर लेते हैं। जो रिसर्चर होगा वो कुछ लिस्ट पहले से ही तैयार कर लेगा, बिहेवियर्स का कुछ लिस्ट बना लेगा, कुछ सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, ये सारे चीज़ों को वो पहले से ही लिस्ट आउट कर लेगा कि उसको कौन से चीज़ को स्टडी करना है। जैसे अगर कोई भी इंसान ड्रग एडिक्ट को स्टडी करने जा रहा है तो उसका लिस्ट अलग होगा, और अगर कोई भी एक इंसान जा रहा है कि एक ग्रुप को इन डेप्थ स्टडी करने के लिए, तो उसका लिस्ट आउट अलग होगा। तो यहाँ पर बिहेवियर का लिस्ट पहले से ही सिचुएशन वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए एक प्रिपेयर्ड पहले से ही एक लिस्ट आउट कर ली जाएगी, जिसको हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कहते हैं। फिर आता है फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स जहां पर कुछ सब हेडिंग्स के अंडर में ऑब्जर्वर, रिसर्चर कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, यानी कि हम पहले से ही कुछ चीज़ों को कैटेगराइज करके रखेंगे। उस सब हेडिंग के अंडर में जो भी ऑब्जर्वेशन मिलने वाली है फील्ड में जाकर, उसको डायरेक्टली नोट करने को ही कहा जाता है फील्ड नोट्स। यहाँ पर डायरेक्टली हम रिटेन रिकॉर्ड्स को अलग अलग हेडिंग में कैटेगराइज करते हैं। फिर आते हैं फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, खास करके आज के वक्त पर फोटोग्राफ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। हम आजकल जो पुराने ज़माने में जो फोटोग्राफ्स या फिर पेंटिंग है, उनसे बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से फोटोग्राफ ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। नेचुरल सेटिंग का अगर फोटो खींचकर पहले से रखा गया तो बाद में इंटरफेरेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हम जब इंटरप्रेट करेंगे चीज़ों को, तब यहाँ पर हम फोटोग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रनिंग नोट्स का यूज किया जाता है। रनिंग नोट्स यानी कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के टाइम बहुत सारे घटनाएं एक साथ घटती है। आप जब भी किसी भी एक जगह पर अगर कोई भी एक रिलीजियस इवेंट को या फिर किसी भी कल्चरल प्रैक्टिस को अगर आप एनालाइज करोगे, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें एक साथ होंगी, तो आपको क्विक नोट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कुछ इनफॉर्मल नोट्स होती है जो रिसर्चर तैयार करता है, जहां पर इमीडिएट रेफरेंस और बाद में जाकर उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो यहाँ पर रनिंग नोट्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो टूल्स है ये ऑब्जर्वेशन मेथड में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक सिंपल मेथड नहीं है। यहाँ पर अलग अलग तरीके का ऑब्जर्वेशन होते हैं। यहाँ पर पर्पस के हिसाब से या फिर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके का ऑब्जर्वेशन को यूज किए जाते हैं। नॉर्मली हम ऑब्जर्वेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और कॉजिव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये 3 तरीके का ऑब्जर्वेशन हम अमूमन रिसर्च में यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, जब रिसर्चर लोगों के बीच में जाकर उनके फील्ड सेटिंग में उनके साथ रहकर
वह उस जगह को ऑब्जर्व करता है, तब इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर कोई एक ट्राइब को पढ़ना है तो ट्राइब के बीच में जाकर उनके साथ रहकर सालों साल वहां पर बिताकर जब लोग डाटा कलेक्ट करते हैं तब उसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और अगर रिसर्चर लोगों के बीच में ना रहकर दूर से अगर ऑब्जर्व करेगा, उनके नेचुरल सेटिंग में वो खुद इंक्लूड ना होकर किसी भी एक डिस्टेंस एक जगह पर रहकर वहां से उनको ऑब्जर्वेशन करेगा, तब उसको कहा जाएगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी कि यहां पर ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट नहीं करता है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो फील्ड सेटिंग में जाकर उनके बीच में रहकर उनको कॉन्शियसली पता चलता है कि कोई एक इंसान वहां पर रह रहा है। तो यहां पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अलग है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अलग है। और तीसरा जो टाइप है वो है क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के कुछ क्वालिटीज अलग अलग वक्त पर यूज किए जाते हैं, तब उसको हम क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यानी कि यहां पर कुछ समय में यहां पर रिसर्चर नॉन पार्टिसिपेंट रहता है, वो पार्टिसिपेट ना करके दूर से देखता है, और कुछ इवेंट्स में जो रिसर्चर है वो उनके बीच में जाकर वहां पर पार्टिसिपेट करता है। इस तरीके का जो रिसर्च है, अगर पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट दोनों को ही मिलाकर रिसर्च किया जाए तब उसको क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। अब पहले देखते हैं हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये एक ऐसा टेक्निक है जहां पर रिसर्चर दूर से रहकर चीजों को देखता है। कोई भी ग्रुप हो या फिर कोई भी इंसान हो, उसको एनालाइज करने के लिए वो दूर से देखता है, और जो ग्रुप के मेंबर है उनको पता नहीं चलता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहां पर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कुछ एथिकल कॉन्सर्न्स भी है कि कोई भी एक इंसान को ऐसे ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, तो यहां पर कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हमारे सोशल साइंसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर ऑब्जर्वर या फिर रिसर्चर जो है वो अपने दूर से किसी जगह से वो लोगों को देख रहा होता है और उनके साथ वो पार्ट नहीं लेता है, उनके डे टू डे एक्टिविटीज में वो इंक्लूड नहीं होता है। अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का दो तरीके का ऑब्जर्वेशन होती है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दो तरीके के होते हैं, एक है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन में जो पार्टिसिपेंट है उनको पता चल जाता है कि वो उनको रिसर्च किया जा रहा है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन है, यहां पर पार्टिसिपेंट को पता ही नहीं चलता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहां पर बहुत सारे एथिकल कॉन्सर्न्स आ जाते हैं, क्योंकि हम जब लोगों को दूर से एनालाइज करते हैं और उनको स्टॉक करते हैं नॉर्मली, तब यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन फिर भी ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरीके का ऑब्जर्वेशन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में यूज की जाती है। अब इसके कुछ स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस भी है। हम यहाँ पर इतने ज़्यादा डिटेल में एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम करेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक डिटेल क्लास करा के रखी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए तो आप वो क्लास देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर जब हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, इसका जो मेन स्ट्रेंथ है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन किया जा सकता है। जो भी रिसर्चर है वो ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर सकता है। यहाँ पर जो जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है उनके द्वारा जो रिसर्चर है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि यहां पर थोड़े दूर से उनके साथ ना घुल मिलकर दूर से ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। यहां पर दूर से ऑब्जर्व करने के वजह से उनके साथ क्या घटनाएं हो रही है, उनका सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझ पाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उनको इन डिटेल उनके तरीके से समझ पाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी हम देखते हैं। फिर देखते हैं हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।
सोशल साइंसेस के रिसर्च में खास करके सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन का टेक्निक है जहां पर रिसर्चर खुद जाकर लोगों के बीच में रहकर उनको इन डिटेल डीपर तरीके से अंडरस्टैंड करता है। यानी कि लोगों के साथ रहकर, उनके बीच में रहकर, उनका जो भी कल्चरल प्रैक्टिस है, सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, उनमें वो इंक्लूड होकर डाटा कलेक्ट करता है। तो ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का डाटा होता है, ये बहुत ही रिच डाटा होता है, बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है कोई भी घटना या फिर फेनोमेना के रिगार्डिंग। ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था एंथ्रोपोलॉजी में ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की के द्वारा, और सोशियोलॉजी में भी अगर हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का इंट्रोडक्शन कहेंगे तो यहां पर भी हम ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की का ही नाम लेंगे। ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल क्लास करा के रखी है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अगर सोचते हो कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को और भी क्लोजली जानोगे, तो वो क्लास आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की का नाम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जाकर लगभग 2 साल तक एक ट्राइब के बीच में रहकर, एक ग्रुप के बीच में रहकर उनके साथ ही उन्होंने रिसर्च किया था। यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो है, पहले ग्रुप सेटिंग में एंटर करना पड़ता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पर गेटकीपर्स होते हैं, तो यहाँ पर परमिशन वगैरह, कौन से लोग आपको उन लोगों से इंटरेक्ट कराएंगे, ये सारी चीज बहुत ज्यादा मायने होता है। तो ग्रुप सेटिंग में एंटर करना बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स है, जिनके साथ, जिनके ऊपर रिसर्च किया जाने वाला है, जिनको स्टडी किया जाने वाला है, उनके साथ रिपोर्ट एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एक इमेज उनके साथ क्रिएट होना होगा। अगर वो लोग जानेंगे कि आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व करने के लिए आए हो, तो शायद वो लोग नेचुरली जिस तरीके से बिहेव करते हैं उससे हटकर अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो यहां पर रिपोर्ट एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर जो थर्ड स्टेप है वो है स्पेंड सफिशिएंट टाइम। जब भी रिसर्चर वहां पर जाएगा, वो सफिशिएंट टाइम वहां पर निभाएगा, वहां पर उनको ऑब्जर्व करेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उनके डे टू डे लाइफ में वो पार्टिसिपेट करेगा। फिर जाकर जो भी डाटा मिलता है वो ले आकर जो रिसर्चर है वो उसको प्रोसेस करेगा, उसका अलग अलग तरीके से वो उसको इंटरप्रीट करेगा। लेकिन ये जो स्टेप्स है, इनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के भी बहुत सारे स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है वो है, यहां पर हम जो भी ग्रुप को हमें स्टडी करना है, उनका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है। यहाँ पर हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है किसी भी ग्रुप के रिगार्डिंग, उनके वैल्यूज, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, ये सारे चीजें जानने के लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज के वक्त भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोशल साइंसेस में। फिर हम इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी देखते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो है, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो भी रिसर्चर है वो अपने खुद के घर बार को छोड़कर लोगों के साथ जाकर रहकर उनके नेचुरल सेटिंग में रहना पड़ता है। तो ये बहुत ही टाइम इंटेंसिव होता है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो खुद उनके साथ जाकर रहने वाला है। अगर उस ग्रुप के साथ जाकर रहने वाला है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उस ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो जाए, उसके रिगार्डिंग कुछ अलग व्यू पॉइंट उसके दिमाग में बना ले। तो ऑब्जेक्टिविटी का भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है इस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। अब जो तीसरे तरीके का हमारा ऑब्जर्वेशन है वो है क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहां पर नॉर्मली जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ये जो टेक्निक है इसको यूज करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि यहां पर एकदम प्योरली तरीके से नॉन पार्टिसिपेंट रहकर ऑब्जर्व करना किसी एक ग्रुप को बहुत ही एक दिक्कत वाली बात है। तो इसके वजह से हमें जो भी रिसर्च किया जाता है, इसमें नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट देखने को मिलता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए ही क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को किया जाता है।
कोजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर रिसर्चर सिलेक्टिवली लोगों के लाइफ और कल्चरल इवेंट्स में अपने आप को इंक्लूड करता है। यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है वो एक्टिवली कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है और कुछ चीज़ों में वो पेसिवली दूर से बाहर से ऑब्जर्व करता है। यानी कि वो अपने कॉन्वेनियंट के हिसाब से, वो अपने वक्त के हिसाब से या फिर वो अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ वक्त पर जिसको भी रिसर्च किया जा रहा है उनके साथ रहकर उनके कल्चर को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है और कुछ वक्त पर दूर से रहकर देखकर लोगों को ऑब्जर्व करता है। यानी कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है। जब ये दोनों टेक्निक को मिलाकर एक ऑब्जर्वेशन तैयार की जाती है तब उसको कहा जाता है कॉजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आज के वक्त पर ज्यादातर जो ये ऑब्जर्वेशन की जाती है, नॉर्मली हम जो रिसर्चर करते हैं वो कॉजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही होता है। अब हम देखते हैं स्टडीज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये जो तीनों तरीके का हम रिसर्च की ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, इनमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स में सालों से ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके डाटा के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे थ्योरीज या फिर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स पर्सपेक्टिव हम देखते हैं। अब इनमें से दो इम्पॉर्टेंट ऐसे स्टडीज़ है जो हमारे रिसर्च को या फिर जो भी सोशल साइंसेस का व्यू पॉइंट है इसको एकदम बदल के रख दी है। ये जो दो वर्क्स है या फिर जो दो स्टडीज़ है, पहला है एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो काम 1922 में ये एक बुक के फॉर्म में लिखा गया था 1922 में, इसको किया था ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने। और दूसरा जो है वो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, विलियम फुट व्हाइट ने ये स्टडी को किया था। अब यहाँ पर ये जो दो चीज़ है, दो स्टडी है, ये दोनों डिफरेंट है। पहला है एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जहाँ पर ट्रोब्रियन आइसलैंडर्स के बीच में जाकर मेलिनोस्की उनके साथ लगभग 2 साल तक रहकर वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। वो एक ट्राइब ग्रुप है जहाँ पर उस आइलैंड में बहुत सारे अलग अलग तरीके का चीज़ें होती है, उनको वो एनालाइज करते हैं। फिर दूसरा जो है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, यहाँ पर इटालियन एक स्लम है, स्लम में जाकर लोगों का किस तरीके का इंटरेक्शन है, यहाँ पर इनफॉर्मल रिलेशंस किस तरीके का काम करते हैं, लोगों के डे टू डे लाइफ में इनफॉर्मल रिलेशंस का क्या मायने रहते हैं, लोगों का लिंक का क्या मायने रहता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी की है। ये जो दो स्टडीज़ है ये हमारे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को बदल के रख दी है और इसके बाद से ही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया था, क्योंकि दूर से हम एक तरीके से देखते हैं और जब लोगों के बीच में जाकर रहकर उनको एनालाइज करते हैं तो हमारा व्यू पॉइंट पूरा बदल जाता है। तो इस तरीके का स्टडीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। यहां पर आप देखते हैं एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ये स्टडी बेसिकली एक बुक के हिसाब से लिखा गया है मेलिनोस्की के द्वारा, जहां पर वो खुद ट्रोब्रिलियन आइसलैंडर्स के बीच में, आइलैंडर के बीच में जाकर वो रहते हैं। जो न्यू जिनिया है उस जगह पर ये आइलैंड है और वहाँ पर किस तरीके का लोगों के बीच में एक्सचेंज है, उनका कल्चर और सोशल प्रैक्टिसेस किस तरीके का है, वहाँ पर अलग अलग आइलैंड के बीच में चीज़ें किस तरीके से एक्सचेंज की जाती है, उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है या फिर उसका जो कल्चरल वैल्यू है वो किस तरीके का है, इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग दो फेजेस में मेलिनोस्की जाकर वहाँ पर रहते हैं, रहकर लगभग 23 महीने 23 मंथ्स, यानी कि हम इसको 2 साल ही कंसिडर कर सकते हैं, 2 ईयर, लगभग 2 साल तक वो वहां पर जाकर रहकर उन लोगों के बीच में वो रिसर्च करते हैं और उनके कल्चर को स्टडी करता है। तो यहाँ पर फुल टाइम पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। यहाँ पर पहली बार मेलिनोस्की ही लोगों के बीच में जाकर रहकर इस तरीके का स्टडी को कंडक्ट करते हैं। इसके पहले भी किया गया है लेकिन वो बहुत ही कम वक्त तक कहीं पर जाकर सिर्फ ऑब्जर्व करके लोग चले आए, लेकिन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पहले इंट्रोड्यूस करते हैं मेलिनोस्की। यहां पर जो नेटिव व्यू पॉइंट है इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। जो भी
लोग हैं उनके व्यू पॉइंट को यहाँ पर देखने की कोशिश की जाती है। अब ये जो रिसर्च है इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है कुला रिंग का। कुला रिंग एक ऐसा एक्सचेंजियल सेरेमनी है जहाँ पर आइलैंड के बीच में ट्रेड्स होती है, जो चीज़ों को वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है। इनका कोई मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कल्चरल वैल्यू होता है। इनके बीच में कुछ कल्चरल एक्सचेंज की जाती है। यहाँ पर कुछ नेकलेस और ब्रेसलेट ये सारी चीज़ें एक्सचेंज की जाती है। तो यहाँ पर ये जो मेटेरियल चीज़ें हैं इनका इतना ज़्यादा पैसे वाला कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्सचेंज किस तरीके से मदद करता है, यहाँ पर सोसाइटी किस तरीके से चलता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस किस तरीके से होती है, इनको यहाँ पर उन्होंने इन डेप्थ स्टडी किया था। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो सोशल फैब्रिक है उस कम्युनिटी का, इसको उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। तो ये जो वर्क है इसको आप लोग समझने के लिए ब्रोनिस्लाव और मेलिनोस्की का जो क्लास है वो देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी क्लास करा के रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वो क्लास जरूर देखिएगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेलिनोस्की का जो भी व्यू पॉइंट है या फिर जो भी रिसर्च का फाइंडिंग्स है। फिर दूसरा जो हमारा वर्क है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का वो है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के बारे में स्टडी किया था विलियम फुटवाइट ने। उन्होंने इसको बुक के आकार में लिखा था 1943 में। उन्होंने 1930s में जाकर एक इटालियन स्लम है, बोस्टन एक इटालियन स्लम है, वहाँ पर जाकर लोगों के बीच में जाकर उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट की थी। वहाँ पर वो लगभग 4 सालों तक वहाँ पर रहे थे। वहाँ पर एक कम्युनिटी है कॉर्नर बॉयज़ कह के, उस कॉर्नर बॉयज़ कम्युनिटी के साथ वो खुद इंटीग्रेट होकर उनके साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके उन्होंने वहाँ से डाटा को कलेक्ट किया था। ये जो डाटा है ये भी हमारे सोसाइटी को देखने का जो नज़रिया है उसको बदल देता है। हम दूर से एक तरीके से लोगों को देख सकते हैं, लेकिन जब उनके बीच में जाकर उनका जो कल्चरल प्रैक्टिस है, उनका जो बिहेवियर है, उनको जब एनालाइज करते हैं तो हमें दूसरे तरीके का एक नज़रिया व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने उस इटालियन इस्लाम का जो भी चीज़ें हैं, जो भी वहाँ पर घटनाएं घटती है, वहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर जाकर एनालाइज करते हैं। 4 सालों तक रहकर उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर वो दिखाते हैं, यानी कि विलियम फुटवाइट दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का इनफॉर्मल नेटवर्क्स किस तरीके से ज़रूरी है, जो लोगों का कनेक्शन है वो किस तरीके से उनके काम के लिए या फिर डे टू डे लाइफ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर जो हम अर्बन सोशल लाइफ की बात करते हैं, यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का क्या रोल रहता है, वहाँ पर वो किस तरीके से रहते हैं, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी हमें एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट देता है। तो ये जो 2 काम है इनको आपको नाम को जानना है, कौन से ईयर में हुआ है और कौन से कम्युनिटी के बीच में किया गया था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकर आपको आगे बढ़ना है। ये सारे जो मैं चीजें बता रहा हूं, खास करके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में ये सारे चीजें पूछी जाती है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत डिटेल देखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन टेक्निक का बहुत सारे मेरिट्स है यानी कि एडवांटेजेस है, और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस यानी कि डिमेरिट्स भी है। अगर हम मेरिट की बात करें या फिर पॉजिटिव साइड की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है वो एक सिंपल टेक्निक है जहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्डली जाकर डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेस स्ट्रक्चर्ड एक मेथड है। यहाँ पर हम डायरेक्टली स्टडी करते हैं, यहाँ पर हमें फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है डायरेक्टली, जहाँ पर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी एंड रिलायबल डाटा हमें मिलता है क्योंकि रिसर्चर खुद जाकर यहाँ पर उनके नेचुरल सेटिंग में उनको ऑब्जर्व करते हैं। फिर ये जो ऑब्जर्वेशन है ये रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि रियल टाइम में जो भी बिहेवियर या फिर इवेंट्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अलग अलग टूल्स यूज करके जो रिसर्चर है वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो रियल टाइम रिकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, जो भी घटनाएं घट रही है उसी वक्त उसको यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है।
फिर यहाँ पर पॉपुलेशन इंसाइट हमें देखने को मिलता है, यानी कि रियल टाइम में एक ही वक्त पर हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं लार्ज ग्रुप से। लार्ज ग्रुप के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है वो हम एक ही वक्त पर लिख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली अनस्ट्रक्चर्ड एक्सप्लोरेशन होता है, यानी कि यहाँ पर हमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के वक्त खास करके कोई एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं देखने को मिलती है। वहां पर हम रिसर्चर जाते हैं, उनके नेचुरल सेटिंग में उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं होती है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस फ्रॉम रेस्पोंडेंट भी देखने को मिलती है। खास करके जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वहां पर जो पार्टिसिपेंट है वो कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहां पर हम इंडिपेंडेंटली यहां पर रिसर्च को हमारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का बहुत सारे मेरिट्स है, लेकिन इसके मेरिट के साथ साथ बहुत सारे डिमेरिट्स भी है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे एथिकल कॉन्सर्न्स, यानी कि आप जिन लोगों को भी एनालाइज कर रहे हो उनका प्राइवेसी किस तरीके से वायोलेट हो रहे हैं ये भी ध्यान में रखना होता है। उनका कॉन्सेंट लेना, यानी कि हम उनको रिसर्च कर रहे हैं ये कॉन्सेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम नॉर्मली नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो कोवर्ट जो टाइप है उसमें ये कॉन्सेंट हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर एथिकल कॉन्सर्न्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई भी एक रिस्क वाली कोई एक रिसर्च है वहाँ पर एनोनिमिटी को बजाय रखना, यानी कि लोगों का जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज ना करना भी ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जर्वेशन के वक्त बहुत सारे एथिकल कॉन्सर्न्स हमें दिमाग में रखने होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्टिविटी का कुछ रिस्क होता है। यानी कि जो भी ऑब्जर्वर है, अगर खास करके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के वक्त जब वो लोगों के साथ मिलता है, उनके साथ एक साथ उठता बैठता है, तो उनके साथ इन्फ्लुएंस होने के चांसेस है। वो जिस तरीके से रिसर्च करने की कोशिश कर रहा होता है पहले शुरुआत में, बाद में जाकर उसका बहुत सारे मोटिव भी बदल सकता है, उनका व्यू पॉइंट भी उनसे इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो यहाँ पर वो बायस भी हो सकता है रिसर्चर। तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी का भी बहुत सारा रिस्क है। यहाँ पर सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है। कोई भी एक वक्त पर जो भी घटनाएं घट रही है सारी चीजें एक साथ रिकॉर्ड करना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें छूट सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड भी की जाती है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है, जो भी रिसर्चर उस टाइम पर जो भी चीजें देखता है सिर्फ उसी चीज को सिलेक्टिवली रिकॉर्ड करता रहता है, लेकिन बाकी सारे जो घटना है उसके पीछे घट रही है या फिर उसके नजर में नहीं है वो सारी चीजें वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल फैक्टर्स भी देखने को मिलता है, जैसे जिसको भी स्टडी किया जा रहा है उसका एज क्या है, वो कौन से एज ग्रुप का, उसका सेक्स किस तरीके का है, उसका रेस कौन सा है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि रिसर्चर पहले से ही एक माइंडसेट बना के चलता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो रिसर्च को अंजाम देता है। तो यहाँ पर पर्सनल फैक्टर का भी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे रिसर्च में हम ये भी देखते हैं कि जो रिसर्चर होते हैं वो जहाँ पर रिसर्च करने को जाते हैं वहाँ पर जाकर शादी वगैरह भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्सनल फैक्टर का इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। ये जो रिसर्च होता है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्जर्वेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट बिल्ड करना पड़ता है, इन डेप्थ स्टडीज करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बहुत वक्त तक रिसर्चर खुद जाकर दूसरों को एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। यहाँ पर एक्सेस का चैलेंज भी है। यहाँ पर जो भी ग्रुप को हम स्टडी करने वाले हैं या फिर रिसर्चर स्टडी करने वाला है उनके साथ उनका ट्रस्ट को गेन करना बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। उनके कम्युनिटी सेटिंग में जाकर उनसे बातचीत करना या फिर उनके साथ रहना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। खास करके अगर आप कोई भी ऐसा ग्रुप के साथ रहना की कोशिश कर रहे हो जिनसे आप फेमिलियर नहीं हो, जैसे अगर कोई भी एक ट्राइब के बीच में अगर कोई रहने की बात करेगा तो वहां पर रैपोर्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट गेन करना बहुत एक चैलेंजिंग चीज होती है। लेकिन फिर भी जो भी रिसर्चर अगर बेहतर रिसर्चर होगा, उसका अगर टेक्निक्स बेहतर होंगी तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती है। तो यहाँ पर जो जनरलाइजेबिलिटी है जो वो लिमिटेड होती है।
अगर आप ऑब्जर्वेशन एक ग्रुप का कर रहे हो तो उसको जनरलाइज करना बाकी सारे ग्रुप्स में उसको अप्लाई करना ये बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि सोशल साइंसेस में जब हम सोसाइटी को पढ़ते हैं अलग अलग सोसाइटीज का कल्चर, फीचर्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस सारे अलग होते हैं। तो इस वजह से हम एक जगह पर स्टडी करके इसको जनरलाइज कर देंगे। इस तरीके का जनरलाइजेबिलिटी के ऊपर बहुत सारा लिमिटेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर रिस्क ऑफ गोइंग नेटिव भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो भी रिसर्चर है वो जब ज्यादा दिनों तक एक ग्रुप के साथ रहेगा तो उनके ऊपर उनका कुछ सिंपैथी गेन होगा। यहां पर उनका जो व्यू पॉइंट है वो बदल सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बात बताई है कि बहुत सारे ऐसे रिसर्चर है जो वहां पर रहकर उनका कल्चर को इतना ज्यादा एडॉप्ट कर लेते हैं कि वहां पर ही वो लोग शादी कर लेते हैं, जैसे हमने इंडिया में जो वेरियर एल्विन है उनके केस में हमने देखा है। तो यहां पर गोइंग नेटिव का एक जो रिस्क है ये भी बहुत ज्यादा यहां पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है ये सोशल साइंस में, खास करके एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में सोसाइटी को इन डिटेल समझने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आज भी ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स को, खास करके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आज का जो क्लास है इस क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैंने समझाने की कोशिश की है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स तैयार करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि क्लास थोड़ा इन डिटेल्ड है। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, BA, MA या फिर UGC, नेट, UPSC, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहां पर अगर आपको ऑब्जर्वेशन पढ़ना है तो ये क्लास आपके लिए एक डिटेल क्लास है और यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें भी समझाई है। अगर ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रही है, जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये अगर आप लोगों को हेल्प कर रही है तो कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कॉमेंट के द्वारा ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लासेस करने के लिए। आप बताइएगा, आपका व्यू पॉइंट दीजिएगा कि क्या क्या क्लासेस की ज़रूरत है या फिर मेरे टेक्निक्स, पढ़ाने का जो टेक्निक है उसमें अगर कोई सुधार की जरूरत है तो भी आप मुझको फ्रीली बता सकते हो। मैं कोशिश करता हूं हमेशा खुद को इंप्रूव करने के लिए और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजें भी प्रोवाइड करता हूं। तो यहाँ पर मेरा जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी। आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे अलग अलग तरीके का क्लासेस मैंने करा के रखी है, अलग अलग कोर्सेज के लिए डिफरेंट तरीके का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आज का ये जो क्लास है मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।